नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ एक ऐसा टॉपिक लगा है जिसने सच कहूं तो इंटरनेट पर एक तरह का बवाल मचा रखा है, पाई नेटवर्क। आप इसके बारे में कहीं भी पढ़ें, आपको सिर्फ दो ही तरह की बातें मिलेंगी। बिल्कुल। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये अगला बिटकॉइन है, भविष्य की क्रांति। और दूसरी तरफ उतनी ही मजबूत आवाज है जो चिल्लाकर कहती है कि ये 100% स्कैम है, एक धोखा। और आज हमारी कोशिश इन्हीं दो छोरों के बीच की सच्चाई को खोजने की है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही संतुलित लेख है जिसका टाइटल है पाई नेटवर्क पैराडॉक्स, लेजिटिमेसी वर्सेस रियलिटी। ये किसी का पक्ष नहीं लेता, बस पड़ताल करता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी की मदद से इस पहेली को सुलझाते हैं। क्या ये वाकई एक घोटाला है या यहाँ कुछ और ही सीन चल रहा है? और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो लोग इसे घोटाला नहीं मानते, उनके तर्क क्या है। हाँ बिल्कुल, यहीं से शुरू करते हैं। लेख के हिसाब से इसे सीधे सीधे स्कैम के डब्बे में डालना गलत क्यों है? क्योंकि पहली नजर में तो फोन पर मुफ्त पैसा सुनने में ही स्कैम जैसा लगता है। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, जो चीज इसे पारंपरिक स्कैम से अलग करती है वो है इसका फ्री माइनिंग मॉडल। मतलब कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं। ये प्रोजेक्ट आपसे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं मांगता, कोई इन्वेस्टमेंट पैकेज नहीं बेचता। आपको बस ऐप डाउनलोड करके दिन में एक बार एक बटन दबाना है। ओके, तो जेब से कुछ नहीं जा रहा वाला तर्क है। पर मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पारंपरिक घोटालों में तो पहला कदम ही होता है कि हमें पैसे दो, ये बात तो सही है। पर क्या सिर्फ पैसे ना लेना ही किसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह पाक साफ बना देता है? मतलब लोगों का समय, उनका डेटा जिसकी माइनिंग हो रही है, क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस बात को मानता है कि आपका समय और डेटा कीमती है, लेकिन वो इसे स्कैम के बजाय एक ट्रेड ऑफ की तरह देखता है। ट्रेड ऑफ? हाँ, आप अपना थोड़ा सा समय और कुछ बेसिक डेटा दे रहे हैं और बदले में आपको एक भविष्य की संभावित डिजिटल संपत्ति में हिस्सेदारी मिल रही है। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है जहां नए लोगों के पैसे से पुरानों को पेमेंट मिलती है। बिल्कुल। यहाँ पैसे का तो कोई लेन देन ही नहीं है, तो धोखाधड़ी का जो क्लासिक मामला होता है वो यहाँ बनता ही नहीं है। ठीक है, ये फर्क समझ में आता है। दूसरा तर्क क्या है लेख में? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसके संस्थापकों की पृष्ठभूमि। ये कोई गुमनाम लोग नहीं है जैसा कि कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में होता है। सही बात है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पीएचडी हैं। ये बात प्रोजेक्ट को एक एकेडमिक विश्वसनीयता देती है। आपको पता है कि पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, उनकी एक पहचान है। मतलब ये उन गुमनाम डेवलपर्स वाले प्रोजेक्ट से अलग है जो रातों रात गायब हो जाते हैं। एकदम। और तीसरा पॉइंट है यूजर बेस। हाँ, 10 करोड़ यूजर्स, यह आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर क्या ये वाकई मायने रखता है? आजकल तो किसी भी ऐप पर करोड़ों यूजर हो सकते हैं। क्या स्रोत बताता है कि ये यूजर बेस कितना एंगेज्ड है या ये बस एक दिखावा है? बिल्कुल। और यहीं पर केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर का रोल आता है। पाई नेटवर्क सिर्फ यूजर्स की गिनती नहीं कर रहा, वो हर यूजर की पहचान वेरीफाई कर रहा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। इसका मतलब है कि वो 10 करोड़ असली वेरीफाइड लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं, बॉट्स या फेक अकाउंट्स का नहीं। अगर ये सिर्फ एक खोखला घोटाला होता तो कोई टीम इतना बड़ा सिरदर्द मोल नहीं लेती। सही बात। और शायद यही चीज यूटिलिटी वाले पॉइंट से भी जुड़ती है ना? एकदम सही। वो लोग सिर्फ कॉइन नहीं बना रहे बल्कि एक पूरा माहौल, एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने पाई ब्राउजर बनाया है, डेवलपर्स के लिए पाई एप्स बनाने का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये सारी कवायद एक असली उपयोगिता या यूटिलिटी बनाने के लिए है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां पाई को सिर्फ रखा ना जाए बल्कि असल में खर्च किया जा सके। बिल्कुल। तो इन सभी कारणों को मिलाकर देखें, फ्री मॉडल, जाने पहचाने संस्थापक, वेरीफाइड यूजर बेस और यूटिलिटी पर फोकस, तो स्रोत का तर्क कहता है कि इसे स्कैम कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन यहीं पर मैं थोड़ी उलझन में हूँ। अगर कोई पैसा नहीं ले रहा, स्टैनफोर्ड के लोग पीछे हैं और 10 करोड़ असली यूजर्स भी हैं, तो फिर इंटरनेट पर इतनी नफरत क्यों है? कोई तो वजह होगी कि लोग इसे स्कैम कहने पर तुले हुए हैं। कहानी का वो दूसरा पहलू क्या है? और यहीं से प्रोजेक्ट की असलियत की परतें खुलती हैं। देखिए, जो लोग इसे स्कैम कहते हैं उनके तर्क भी निराधार नहीं है। अच्छा। उनकी सबसे बड़ी और जायज शिकायत है ओपन मार्केट लिस्टिंग का ना होना। आज 5 साल बाद भी पाई की आधिकारिक कीमत 0 है। मतलब आप इसे किसी बड़े एक्सचेंज पर जाकर बेच नहीं सकते? नहीं बेच सकते। आप बाइनेंस या वजीरेक्स पर जाकर इसके बदले रुपये या डॉलर नहीं ले सकते।
और जब तक ये नहीं होता तब तक लोगों के लिए ये सिर्फ उनके फोन में दिखने वाले नंबर हैं। जिनकी असल दुनिया में कोई कीमत नहीं है। और इसी वजह से लोगों में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल, सालों से बटन दबाने के बाद भी हाथ में कुछ ठोस नहीं आया, और इस फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाती हैं प्रोजेक्ट में हो रही लगातार देरी। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। चाहे वो मेननेट के पूरी तरह से खुलने की बात हो, या सभी के कॉइन्स को उनके वॉलेट में माइग्रेट करने की, या फिर नए ऐप्स के आने की, हर चीज की रफ्तार बहुत बहुत धीमी है। और लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है। स्वाभाविक है, जब आपको बार बार कहा जाए कि बस अब होने वाला है और फिर महीनों तक कुछ ना हो, तो शक पैदा होता ही है। स्रोप में एक GCV नाम की चीज का भी जिक्र है। ये क्या भला है? मैंने इसके बारे में ऑनलाइन बहुत कुछ देखा है। 1 पाई बराबर $3,14,159। ये तो मजाक जैसा लगता है। ये समुदाय के कुछ हिस्सों में फैलाई गई एक पूरी तरह से मनगढ़ंत बात है कि 1 पाई की कीमत $3,14,159 होगी। और ये नंबर कहाँ से आया? ये गणित के पाइप्री बराबर 3.14159 से लिया गया है। अरे वाह, मतलब कोई लॉजिक नहीं, बस एक मीम है। बिल्कुल। और समस्या ये है कि पाई की कोर टीम ने कभी भी इस कीमत का समर्थन नहीं किया, बल्कि वो इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं। लेकिन ये झूठी उम्मीद फैल चुकी है। बहुत ज्यादा। और जब नए लोगों को पता चलता है कि असल कीमत शायद कुछ सेंट या डॉलर होगी, तो उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, और वो इसे स्कैम कहने लगते हैं। तो मतलब प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार, बाजार में कीमत का ना होना और लोगों की अपनी बेतहाशा उम्मीदें, ये तीनों चीजें मिलकर स्कैम वाली धारणा को हवा देती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्रिप्टो में लोग रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर आते हैं। उन्होंने बिटकॉइन की कहानियां सुनी है। उन्हें लगता है यहाँ भी लॉटरी लगेगी। हाँ, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम बनाने में वक्त लगता है। जब उम्मीदें टूटती हैं तो सबसे आसान होता है स्कैम का लेबल लगा देना। ये बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर पाई माइनर के दिमाग में है। क्या ये 2026 का बिटकॉइन बन सकता है? क्या इसमें वैसी ही विस्फोटक क्षमता है? हमारे स्रोत के मुताबिक इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। नहीं? नहीं, ये अगला बिटकॉइन नहीं बन सकता। लेकिन बहुत जरूरी है, ये कुछ और जरूर बन सकता है, जो शायद अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण हो। अच्छा, तो ये फर्क क्या है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? ये सोच का फर्क है। स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाता है। बिटकॉइन को अब डिजिटल गोल्ड की तरह देखा जाता है। डिजिटल सोना। वो एक संपत्ति है, एक निवेश है। लोग उसे इसलिए खरीदते और रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ेगी। उसका मुख्य काम स्टोर ऑफ वैल्यू बनना है। ठीक है, बिटकॉइन मतलब डिजिटल सोना, समझ गए। तो पाई क्या है? डिजिटल चांदी? कौन से सामान खरीदना, किसी सर्विस के लिए पेमेंट करना, इसका जोर होल्ड करने पर नहीं बल्कि खर्च करने पर है। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल ही उल्टा तरीका है। मतलब क्रिप्टो की दुनिया में जहां हर कोई पहले दिन से कीमत और मुनाफे की बात करता है, ये प्रोजेक्ट कह रहा है कि कीमत को भूल जाओ, पहले इसे इस्तेमाल करना सीखो। ये बहुत बड़ा जोखिम है, और आपने नम्स पकड़ ली। यही वो पॉइंट है जहां स्रोत दोनों के रास्तों का फर्क बताता है। बिटकॉइन का रास्ता था इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, अडॉप्शन लेटर। मतलब? पहले लोगों ने इसमें निवेश किया, उसकी कीमत आसमान पर पहुंची। और अब जाके कुछ कंपनियां सोच रही हैं कि इसे पेमेंट के तौर पर स्वीकार करें या नहीं। और पाई पाई इसका ठीक उल्टा कर रहा है। उसका रास्ता है अडॉप्शन फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट लैटर। पहले अपनाओ, निवेश बाद में। हाँ, वो पहले 10 करोड़ लोगों का एक विशाल नेटवर्क बना रहा है, जहां लोग एक दूसरे से लेन देन कर सकें, ऐप इस्तेमाल कर सकें। वो पहले एक अर्थव्यवस्था बना रहा है। कीमत का सवाल वो तब आएगा जब ये अर्थव्यवस्था काम करने लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई की सफलता का पैमाना ये नहीं होगा कि उसकी कीमत कितने $1000 पहुंची। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये होगा कि कितने लोग, कितने बिजनेस, कितने ऐप्स असल में उसे रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। स्रोत का निचोड़ यही है कि पाई की तुलना बिटकॉइन से करना सेब की तुलना संतरे से करने जैसा है। दोनों क्रिप्टो हैं, लेकिन दोनों का मकसद और दुनिया बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है। तो अगर हमें बिटकॉइन जैसे सपनों को किनारे रख देना चाहिए, तो 2026 तक के लिए एक यथार्थवादी तस्वीर क्या हो सकती है? एक ईमानदार उम्मीद क्या होनी चाहिए? स्रोत एक बहुत ही जमीनी और प्रैक्टिकल तस्वीर पेश करता है। भविष्यवाणी ये नहीं है कि आप अपनी पाई से लैम्बोर्गिनी खरीद रहे होंगे। ठीक है। भविष्यवाणी ये है कि 2026 तक पाई एक काम करता हुआ उपयोगी डिजिटल इकोसिस्टम बन सकता है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए।
डिजिटल इकोसिस्टम का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी फ्रीलांसर को उसकी सर्विस के लिए पाई में पेमेंट कर रहे हैं, या किसी ऑनलाइन गेम में आइटम्स खरीदने के लिए पाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। या हो सकता है कि मेरे शहर की कोई छोटी दुकान हो जो पेमेंट के तौर पर पाई स्वीकार करने लगे। बिल्कुल। सोचिए, जैसे आज यूपीआई या कोई वॉलेट इस्तेमाल होता है, वैसा ही एक बंद नेटवर्क, लेकिन जो पाई कॉइन्स पर चलता हो। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं, बल्कि एक यूज थिंग्स डेली सिस्टम बनने की कोशिश है। ये तस्वीर उन लोगों की उम्मीदों से बहुत अलग है जो $314,159 के सपने देख रहे हैं। तो ऐसे में स्रोत के मुताबिक एक समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? लेख के अनुसार जो लोग इस प्रोजेक्ट की हकीकत को समझ रहे हैं, वो 3 बहुत ही स्मार्ट काम कर रहे हैं। ओके, बताइए क्या है वो 3 काम? पहला, विधेरे रख रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि ये 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक मैराथन है। एक नई अर्थव्यवस्था बनाने में 5-10 साल भी लग सकते हैं। और दूसरा? दूसरा, वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हैं, जैसे अपना केवाईसी पूरा करना और अपने माइंड किए हुए कॉइन्स को मेन नेट वॉलेट में माइग्रेट करना, ताकि जिस दिन सिस्टम पूरी तरह से लाइव हो, वो एक्शन के लिए तैयार हो। और तीसरा काम क्या है, जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल होगा? तीसरा और सबसे जरूरी काम, वो शोर शराबे को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो जीसीवी के झूठे दामों पर ध्यान नहीं देते। उन YouTube वीडियोस को नहीं देखते जो कल पाई की कीमत $1000 होगी जैसे टाइटल लगाते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ प्रोजेक्ट की कोर टीम से आने वाली आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान देते हैं और जमीनी हकीकत को समझते हैं। यही एक स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री रणनीति है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर हमें स्रोत के विश्लेषण को एक अंतिम फैसले में बांधना हो तो वो क्या होगा? हम इसे क्या कहें? स्रोत का अंतिम फैसला बहुत साफ है और वो 3 हिस्सों में है। पहली बात, पाई नेटवर्क स्कैम नहीं है, क्योंकि इसकी बनावट और इरादे पारंपरिक घोटालों से मेल नहीं खाते। ठीक है। और दूसरी बात? दूसरी बात, पाई नेटवर्क अगला बिटकॉइन भी नहीं है, क्योंकि इसका लक्ष्य और इसका रास्ता बिटकॉइन से बिल्कुल जुदा है। तो फिर ये आखिर है क्या? ये एक बहुत बड़ा, लंबा चलने वाला प्रयोग है, एक सामाजिक और आर्थिक एक्सपेरिमेंट। ये देखने की कोशिश कि क्या बिना किसी शुरुआती निवेश के सिर्फ एक विशाल समुदाय के दम पर एक उपयोगी डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है या नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दांव है और इसका नतीजा क्या होगा, ये आज कोई नहीं जानता। स्रोत में एक बहुत ही दमदार लाइन है जो मुझे लगता है इस पूरी बहस का सार है। हाँ, और वो लाइन हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो पाई से जुड़ा है। लाइन है, जो लोग सिर्फ कीमत देख रहे हैं वो भ्रमित होंगे, और जो लोग इकोसिस्टम को समझ रहे हैं वही जीतेंगे। इसका मतलब साफ है, अगर किसी की नज़र सिर्फ डॉलर के प्राइस टैग पर है तो उसे शायद निराशा ही हाथ लगे। लेकिन जो लोग इस पूरे सिस्टम को बनते हुए देख रहे हैं, इसकी उपयोगिता को समझ रहे हैं, शायद वही इसके असली मूल्य को पहचान पाएंगे। बिल्कुल, असली खेल कीमत का नहीं, इकोसिस्टम का है। तो आज की हमारी इस पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि पाई नेटवर्क को सिर्फ स्कैम या अगला बिटकॉइन के चश्मे से देखना एक अधूरी तस्वीर है। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं ज्यादा जटिल, धैर्य की परीक्षा लेने वाली और दिलचस्प है। इसकी असली कीमत शायद डॉलर में नहीं, बल्कि इसके नेटवर्क के इस्तेमाल में छिपी है। और ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। हाँ, कि जब भी कोई नई डिजिटल तकनीक सामने आती है तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? क्या उसकी शुरुआती बाजार कीमत के आधार पर, जो कि अटकलों से भरी हो सकती है, या फिर उस समुदाय और इकोसिस्टम की ताकत के आधार पर जो धीरे धीरे पर्दे के पीछे बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब तक किसी चीज की कोई बाजार कीमत न हो, तब तक उसकी असली कीमत का अंदाजा लगाया भी कैसे जा सकता है?